दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको जो है बहुत मतलब ये हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में आते रहते हैं टॉपिक। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने हमेशा न्यूज़पेपर्स में या फिर कहीं भी आप सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, नाटो के बारे में सुना होगा, ब्रिक्स के बारे में सुना होगा या क्वाड के बारे में सुना होगा। देखिए, ये जो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन मैं बता रहा हूँ ना, ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इसमें बहुत सारे कंट्री जो है ना आपस में मिलके एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और जिसके जरिए बहुत सारे बिजनेसेस और ट्रेड या फिर बहुत सारे सिक्योरिटी का काम करते हैं। देखिए, उस जितना भी मैंने आपको बताया, नाटो, ब्रिक्स और क्वाड, सबसे पहले चलते हैं हम नाटो के पास। मतलब नाटो के बारे में समझते हैं। देखिए, नाटो का फुल फॉर्म जो होता है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका यानी बेसिकली यूएसए का गठबंधन है, बेसिकली कोलिजन है। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जब नाटो का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। और बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होने का जो मकसद था, जो गोल था, वो बहुत ही बड़ा गोल था। मतलब बहुत ही मतलब एक मीनिंगफुल गोल था। ये इसका होना एक मीनिंगफुल था। जैसे ये क्यों इसको बनाया गया था, देखिए 1949 जब 1949 1945 तक तो वर्ल्ड वार 2 चला था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो जर्मनी पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। उसके बाद जो है यूएसएसआर का जो है वर्चस्व स्थापित हो गया था, यानी यूएसएसआर डोमिनेंस में आ गया था। और यूएसएसआर जो है वो बेसिकली जो आपका वेस्ट यूरोप है ना, उस पे जो है वो डोमिनेट करने लगा था, शुरुआत कर दिया था वेस्ट यूरोप पे। और अब हम सबको पता है कि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री था। क्योंकि यूएसएसआर अब खत्म हो चुका है, ठीक है। यूएसएसआर का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, खत्म हो चुका है, फॉल ऑफ यूएसएसआर हो चुका है। अब रसिया बचा है। बट यूएसएसआर उसमें बहुत ही पावरफुल था और वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री पे जो है ना कम्युनिज्म फैला रहा था। इसी की वजह से जो है ना वो वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री थे उन्होंने आपस में मिलके एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मिलिट्री अलायंस बनाया। बेसिकली वो जो था वो कौन थे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट था, ठीक है, यूके था, फ्रांस था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्री थे। और वो जो है उनका एक ही मकसद था कि जो अगर जरूरत पड़े, यानी कि बहुत सारे कंट्री आपस में मिले हुए हैं, अगर किसी एक कंट्री में भी हमला होगा तो बहुत सारे कंट्री हमला कर देंगे। यानी बेसिकली मान लीजिए अभी जो सदस्यता है नाटो का वो 32 है, 32 है, ठीक है। तो म्यूचुअल डिफेंस उनका मकसद था, म्यूचुअल डिफेंस, यानी कि अगर किसी एक को कोई हानि होती है तो वो सारे कंट्री उनके दुश्मन हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर रसिया जो है वो नाटो के किसी एक सदस्य पे भी हमला करता है तो समझिए कि वो 32 सदस्य पे हमला कर रहा है। बेसिकली इसीलिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। अच्छा, उसके बाद जो है नाटो का और भी बहुत सारा काम है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का और भी बहुत सारा काम है। वो ये है कि वो जो है आपस में कंट्री बहुत सारा क्या होती है, ट्रेड करती है, बिजनेसेस करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैंने सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है। बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का पूरी तरीके से अलायंस है। तो बेसिकली वो जो है वो आपस में एक तरह से बहुत ज्यादा एकता में रहती है। और दूसरी बात, उनका मेन मकसद था उस समय रशिया को, यूएसएसआर को खत्म करना, यूएसएसआर से अपने आप को बचाना। और अब जो है मकसद उनका हो जाता है कि वो एक तरीके से अब आपस में बिजनेसेस कर रहे हैं और अपने आप को फ्लोरिश कर रहे हैं, अपने आप हर कंट्री अपने आप को ग्रोथ दे रही है, ठीक है। तो ये तो आपने नाटो के बारे में समझा। देखिए, नाटो का एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि नाटो ने हमेशा जो है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वार हुआ था, तो रशिया यूक्रेन वार में भी नाटो ने बहुत ज्यादा यूक्रेन को सपोर्ट करा था, मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। दूसरी बात, देखिए, अगर आप 32 सदस्य हैं तो बेसिकली जैसे ही आप नाटो के सदस्य बनते तो आपको जो है आपको मिलिट्री सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंट्री ना, जैसे हाल ही में स्वीडन और आपका जो है फिनलैंड नाटो का सदस्य बने थे, ठीक है। और फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड को जो है रशिया ने अटैक करा था, रशिया ने उसको कब्जा लिया था, लेकिन वही फिनलैंड जो है अब नाटो का सदस्य बन गया है, ठीक है। और फिनलैंड जो है वो बहुत मतलब ठीक ठाक कंट्री है, बट बेसिकली है, अब जैसे ही वो नाटो का सदस्य बनता है, रशिया जो है एक तरह से दुश्मनी हो जाता है रशिया का फिनलैंड से। उसके बाद दूसरी बात जो है, स्वीडन भी नाटो का सदस्य बन गया है, ठीक है। स्वीडन भी जो है वो 2024 में नाटो का सदस्य बना, 2023 में जो है वो फिनलैंड बना था। और ये सारे जितने भी कंट्री हैं, और एक तरीके से अब रशिया जो है इनका पूरी तरीके से दुश्मन हो चुका है। रशिया ने वैसे भी इनको पहले ही हिदायत दे दी थी कि अगर आप नाटो का सदस्य बनेंगे तो आप पे हमला करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यूक्रेन भी जो है वो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनता है, और यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के बाद वो नाटो का सदस्य भी बनना चाहता है। तो एक तरह से यूक्रेन, इसी वजह से रशिया जो है बार बार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। और नाटो के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, सबों ने जो है यूक्रेन को सहायता दी है, यूक्रेन को सपोर्ट भी करा, ठीक है।
तो ये आप तो समझे नाटो के बारे में। बेसिकली अब हम दूसरा समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि ब्रिक्स भी जो है बहुत सारे कंट्री का जो है आपस में समझौता है, ट्रीटी है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से ब्रिक्स का नाम ही सजेस्ट होता है। B4 हो गया आपका ब्राजील, R4 रशिया, यानी कि ब्राजील भी है, इसमें रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है और साउथ अफ्रीका भी है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 4 5 कंट्रियां हैं, यानी कि पहला है रशिया, दूसरा है आपका ब्राजील, यानी कि पहला ब्राजील, दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा जो है चाइना और पांचवा साउथ अफ्रीका। और हाल ही में कुछ और कंट्री भी इसमें मिलाए गए हैं, जैसे सऊदी अरबिया मिल रहा है, यूएई मिल रहा है, ईरान मिल रहा है इसमें, ठीक है। बेसिकली ये सब कंट्रियां जो है ब्रिक्स में मिलेंगी। ब्रिक्स जो है वो जो जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्री जब होने वाली है, जैसे चाइना पावरफुल होने वाला है, ठीक है, इंडिया पावरफुल होने वाला है, मतलब इमर्जिंग इनकी इकोनॉमी है, तो ये सब इनका इन 4 5 का क्या है, ग्रुप है। और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से, फाइनेंस के तरीके से, फिनेंशियल हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल हेल्प करते हैं, बहुत तरीके से हेल्प करते हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ये अपने आप को हेल्प करते हैं एक दूसरे को। दूसरी बात, जो जो डॉलर का जो वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड पे, उसके डोमिनेंस को भी ये खत्म करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स का भी बहुत अच्छा खासा बोलबाला है। और ब्रिक्स ने तो अपना एक बैंक भी खोल रखा है, जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। जिस तरह से IMF है, उसी तरीके से इनका भी वर्ल्ड बैंक है ना, जिस तरीके से, उस तरह से ब्रिक्स ने भी अपना पूरे समझौते के साथ मिलकर बैंक खोला है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के भी जितने भी सदस्य हैं सब इमर्जिंग है। जैसे ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज्यादा, बहुत इमर्जिंग। एग्रीकल्चर के लिए ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। एग्रीकल्चर का बहुत सारा कुछ जो है ब्राजील एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ब्राजील की बात करें, इंडिया आप जानते हैं कि IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IT हब है एक तरह से इंडिया, मतलब बहुत आगे IT में। उसी से चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका है, बहुत ज्यादा, वहां भी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। रसिया आप जानते ही है, पूरी तरीके से मिनरल्स के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान के आने के बाद, ईरान, सऊदी अरब, यूएई के आने के बाद और भी ज्यादा जो है वो ब्रिक्स जो है अमीर बन चुका है। अब आपको पता है कि इसमें जो 45% जो है पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर है, ठीक है। अगर उसकी बात इकोनॉमी की बात करें तो कम से कम जो है ना 30% वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पे है, ठीक है। अकेला चाइना की इकोनॉमी जो है वो लगभग 17-18 बिलियन डॉलर के, ट्रिलियन डॉलर के पार है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के पार है, तो ठीक है। तो इतना पावरफुल सम्मेलन है, बेसिकली इसमें एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं और हमेशा होते रहता है। अभी 16वां सम्मेलन हुआ था, 16वां समिट हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, वो अभी रसिया में हाल ही में हुआ था। इससे 15वां हुआ था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिक्स तो आपने समझ में आ गया। अच्छा, तीसरी बात हम करेंगे क्वाड की। क्वाड देखिए, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल अलायंस, जिसमें आपको कौन कौन सा है, इसमें आपका देखिए कौन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, उसके बाद USA है और जापान है। 4 है इसमें कंट्री और एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरी बात, ये क्वाड का जो समझौता है ना, क्वाड का जो ट्रीटी है, उसमें इंडिया को बहुत फायदा है, क्योंकि इनको चाइना से प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो अगर चाइना कुछ भी मैरीटाइम पे करता है, बॉर्डर पे कुछ भी कर रहा है, पोर्ट्स पे कुछ भी कर रहा है, जो इनका इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे भी कुछ करेगा, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, USA इनको हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है। और दूसरी बात कि इनके बीच का जो ट्रेड है वो भी फ्लोरिश करेगा। और अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा होना ही चाहिए, अभी हो भी रहा है। इंडिया के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। क्वेड सम्मेलन में जो है, क्वेड जब भी समिट होता है तो डेफिनेटली जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति मिलने आते ही आते हैं। जैसे अभी हाल ही में इंडिया में हुआ तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आएंगे क्वेड सम्मेलन के लिए। तो क्वेड सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेड्स का बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेड से, क्योंकि मेन तो सिक्योरिटी है। क्वेड से जो है इंडिया को अच्छा खासा सिक्योरिटी मिल जाता है। किसके विपक्ष में? चाइना के विपक्ष में, क्योंकि इसमें USA है, ऑस्ट्रेलिया है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे? समुद्री रास्ते पे। जितना भी समुद्री रास्ता है, यानी मैरीटाइम जो रूट है, वहां पे डेफिनेटली ये जो 4 कंट्री का समूह है ना, वो बेसिकली चाइना से प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में ये तीनों जो चारों मैंने आपको बताया समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें हमें समझना होता है, क्योंकि आए दिन पेपर में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बेसिकली सबको ये पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।